नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनो एकेडमी में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में कल हमने सूर्य के विभिन्न विकिरण स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर सूर्य ताप के वितरण के बारे में। तो पृथ्वी पर सूर्य ताप का वितरण दो प्रकार से है, क्षैतिज रूप से तापमान का वितरण एवं ऊर्ध्वाधर रूप से तापमान का वितरण। यहाँ पर कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सूर्य तप एवं तापमान में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक ही हैं? जी नहीं, दोनों में अंतर है। सूर्य तप क्या होता है? यह सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाली ऊष्मा है और जो तापमान होता है यह गर्मी का मान होता है जिससे पता चलता है कि कोई स्थान या वस्तु कितनी गर्म है। चूँकि सूर्य ताप एक ऊष्मा है तो यह एक ऊर्जा का रूप है और तापमान को हम डिग्री या सेंटीग्रेड में यानी कि फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सूर्य ताप के वितरण पर, क्षैतिज रूप से तापमान के वितरण पर। तो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से तापमान के वितरण को अक्षांश के अनुसार विश्लेषित किया जाता है और मानचित्र पर अक्षांशीय तापमान को समताप रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये समताप रेखाएं क्या हैं? समताप रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं और प्रत्येक अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए अलग अलग समताप रेखाएं होती हैं। जनरली क्या होता है, जब हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की तरफ जाते हैं तो तापमान में गिरावट होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम तापमान पाया जाता है। और जल एवं थल पर भी टेम्परेचर भिन्न भिन्न होता है, तो इसलिए तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। मान लिया जैसे कि कोई क्षेत्र है, यानी कि महाद्वीप है, वो जल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो जल क्षेत्र का तापमान दिन में स्थल की अपेक्षा कम होता है, तो इसलिए वहाँ पे समताप रेखाएं मुड़ जाएंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में कम मोड़ आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता अधिक है। और अब देखते हैं कि समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता क्या है? ये तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट हैं तो ताप प्रवणता अधिक होगी। यहाँ पे याद रखना है कि अगर समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होंगी तो ताप प्रवणता अधिक होगा। अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा मतलब क्या है ये। और अब देखते हैं कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में महासागर अधिक गर्म रहते हैं, इसलिए समताप रेखाएं महाद्वीपों को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर तथा महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि ये जनवरी की बात हो रही है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में महासागर अधिक गर्म रहते हैं, तो आपको याद रखना है, अपने जो भारत को नहीं देखना है, हमें एवरेज देखना है उत्तरी गोलार्ध का, क्योंकि जनवरी में तो हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है, लेकिन हमें टोटल एवरेज देखना है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागर अधिक गर्म रहते हैं जनवरी में। इसलिए समताप रेखाएं जब महाद्वीपों को पार करती हैं तो भूमध्य रेखा की ओर तथा महासागरों को पार करते समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। ये जनवरी की बात की थी मैंने, तो जुलाई में इसका टोटली रिवर्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं उष्णकटिबंध के बारे में, जो मैंने बताया था ना कि इसका हमने अभी क्षैतिज रूप से तापमान का वितरण पढ़ रहे थे। तो इसके तापमान के वितरण के आधार पर पृथ्वी को 3 प्रमुख ताप क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है: उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो उष्ण कटिबंध है, यह कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री यानी कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच है और इस कटिबंध में सारे साल सूर्य की किरणें लगभग लंबी पड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान ज़्यादातर ऊंचा ही रहता है और इस भाग में सर्दी बहुत कम पड़ती है, या कह सकते हैं कि पड़ती नहीं है। इसलिए इस कटिबंध को शीत विहीन कटिबंध भी कहते हैं। और अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध को। यह जो होता है ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध में,
यानी कि कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर शीत तथा उष्ण दोनों ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिस कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और फाइनल है कौन सा, शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत से दक्षिणी ध्रुव तक शीत कटिबंध है। और यहाँ पर जो तापमान होता है वह निम्न होता है। ये जो मैंने बताया ना ध्रुव व्रत जो है, ये उन्हीं के नाम है, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के। यानी कि अगर मैंने उत्तरी ध्रुव व्रत बोला है तो वो आर्कटिक रेखा होगी 66.5 डिग्री की, और वो जो बोला था मैंने दक्षिणी ध्रुव व्रत, वो अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री साउथ की। तो अब देखते हैं तापमान का ऊर्ध्वाधर रूप से वितरण। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, तो पृथ्वी के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी कम होता जाता है। परिणाम स्वरूप वायु के घनत्व में कमी आती है। क्षोभ मंडल में देखते हैं कि तापमान में गिरावट की दर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री होती है। यानी कि अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसे सामान्य ताप ह्रास दर भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर आपको जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ सामान्य ताप ह्रास दर, क्योंकि आगे हमें 2 ताप ह्रास दर भी पढ़नी है। यहाँ पर मैंने आपको चित्र बना दिया है, आप देख सकते हैं। ये क्षोभ मंडल बनाया है, मध्य मंडल और आयन मंडल। यहाँ किस प्रकार से टेम्परेचर कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। जैसे कि जब मैंने मंडल पढ़ाए थे बताया था कि जो क्षोभ मंडल होता है उसमें टेम्परेचर कैसे कम होता है, फिर उधर समताप मंडल में जाते हैं, फिर हम मध्य मंडल में, और उसके बाद फिर आयन मंडल में। यहाँ पर आपका टेम्परेचर का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं वायु दाब की। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में बने रहे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहली क्लास में, तो मैं आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल ऐसी करा दूंगा जिस प्रकार से मैंने अपनी की हुई है। यानी कि 5 से 10 दिन में मैं दोनों ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दोनों को रिवाइज कर लेता हूँ। तो जैसे जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आपके मन में जो अवांछित चीज़ें रहेंगी उनको मैं आपको समझा दूंगा, और आप उसी प्रकार से उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वायु दाब की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा वायुमंडल विभिन्न गैसों से बना हुआ है, जिनमें भार है, और इन गैसों के द्वारा पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसे वायुदाब कहा जाता है। और यह प्रति 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्र पर लगभग 1 किलोग्राम वायु का दबाव डालता है। और इसकी जो इकाई है नापने की, उसे मिलीबार में नापते हैं। अगर आपने 10वीं या 12वीं में पढ़ा हो तो ये मिलीबार में नापा जाता है एयर प्रेशर को। और वायु दाब की माप बैरोमीटर से की जाती है। बैरोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा वायु दाब की माप की जाती है, जिसमें पारा भरा होता है, लेकिन अधिक ऊंचाई के लिए एनेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। अगर हम नॉर्मली एयर प्रेशर नाप रहे हैं तो बैरोमीटर, और अधिक ऊंचाई के लिए एनेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। तो आपके यहाँ पर 2 कौन से वो हो गए ये संयंत्र, एक तो बैरोमीटर और एक एनेरॉइड, और इसमें हवा होती है। तो बैरोमीटर में क्या भरा होता है, पारा, और एनेरॉइड में हवा। बैरोमीटर क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब में आने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जनरली समुद्र तल पर जो वायुमंडल होता है उसका सामान्य वायु दाब 1013 मिलीबार होता है, और बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई सामान्य वायुदाब को प्रदर्शित करती है। यानी कि अगर बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर पारा प्रदर्शित कर रहा है तो वहाँ पर नॉर्मल एयर प्रेशर है। और किसी भी क्षेत्र में यदि बैरोमीटर का पठन बहुत नीचे होता है तो यह स्थिति चक्रवात आने की सूचना देती है। यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं, यह बैरोमीटर है, इसमें पारा भरा हुआ है। जैसे जैसे एयर प्रेशर आ रहा है, 76 सेंटीमीटर मैंने नॉर्मल दिखाया हुआ है, और यह समुद्र तल पर नॉर्मल कितना है, 1013 मिली बार। और अब देखते हैं पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण। पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण 2 प्रकार से है, वायुदाब का क्षैतिज वितरण और वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। जिस प्रकार से टेम्परेचर का था
उसी प्रकार से वायु दाब का। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हम पढ़ेंगे तापमान, पृथ्वी का घूर्णन, जल वाष्प, समुद्र तल से ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ता है वायु दाब पर। तो प्यारे साथियों, तापमान के बढ़ने पर वायु फैलती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। और वायु दाब का घनत्व कम, यानी कि वायु का घनत्व कम होएगा तो उसका भार कम हो जाएगा। अगर भार कम हो जाएगा तो वायु दाब कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं जल वाष्प। जल वाष्प के घटने बढ़ने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनरली क्या होता है कि जल वाष्प का जो घनत्व होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों की तुलना में 40% कम होता है। इसलिए अगर वायु में जल वाष्प अधिक है तो दाब कम होगा, और इसी के कारण नम वायु का भार कम और शुष्क वायु का अधिक होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि अगर वायु में जलवाष्प अधिक होगा, यहाँ पर जलवाष्प आया है ना, तो लोग सोचते हैं कि जलवाष्प आया है तो वायु में भार अधिक हो जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जलवाष्प का जो घनत्व होता है, मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों की तुलना में कम होता है, जो 40% कम है। तो इसलिए नम वायु का भार कम और शुष्क वायु का भार अधिक होता है। और अब देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। समुद्र तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और सामान्यतः 300 मीटर पर 34 मिलीबार कम हो जाता है। यह एक नॉर्मल नहीं है कि 300 मीटर पर 34 मिलीबार कम होगा ही होगा। यह एक एवरेज है कि 300 मीटर की ऊंचाई जाने पर 34 मिलीबार मतलब प्रेशर है कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। वायु दाब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ही होता है, क्योंकि जो वायु की जो परतें होती हैं वो एक दूसरे को नीचे की ओर धकेलती हैं और पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने में गुरुत्वाकर्षण में कमी हो जाती है। इसलिए जो केंद्र के निकट होगा उसका भार अधिक होगा, और ध्रुवीय क्षेत्र पर वायु भार भी इसलिए अधिक है क्योंकि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वो केंद्र के अधिक समीप हैं। तो लास्ट रह गया हमारा पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति से क्या होता है, अपकेंद्रीय बल पैदा होता है जिससे वायु भार पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी कारण भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक है और वहाँ पर वायु भार कम है। ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं, आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे बारिश के या फिर वायु दाब का वितरण, वो आपको समझने में बहुत ज़्यादा महत्व करने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जलवायु विज्ञान आपका एयर प्रेशर पर ही डिपेंड है कि लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पर क्या होगा। मैं आपको आने वाले जो लेक्चर हैं मेरे, जैसे कि बारिश वगैरह तापमान के द्वारा, वायु दाब के द्वारा, जेट पवने, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको इजीली तरीके से मैप के द्वारा समझा दूंगा। तो अब देखते हैं पृथ्वी पर वायु दाब का वितरण, क्षैतिज वितरण। तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज वितरण है उसे अगेन अक्षांश के द्वारा विश्लेषित किया गया है, और मानचित्र पर अक्षांशीय वायु दाब वितरण को सम वायु दाब रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो तापमान में क्या था, सम तापमान रेखाएं, यहाँ पर सम वायु दाब रेखाएं, और इसी प्रकार से ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण पृथ्वी को 4 प्रमुख वायु दाब क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं, और ये 4 प्रमुख वायु दाब क्षेत्र 7 कटिबंध में डिवाइड हो जाएंगे। तो पहला जो क्षेत्र होगा वो विषुवतीय निम्न वायु दाब क्षेत्र, दूसरा उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र, तीसरा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र, और चौथा है ध्रुवीय उच्च वायु दाब क्षेत्र। यहाँ पर इंग्लिश में भी इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और उपोष्ण हो गया सब ट्रॉपिकल, और उपध्रुवीय सब पोलर, और ध्रुवीय पोलर हाई प्रेशर। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे तो विषुवतीय जो होता है वो निम्न वायु दाब का है, और उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न, ध्रुवीय उच्च। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकर हैरानी होगी कि ऐसा क्यों है कि उपध्रुवीय तो उच्च होना चाहिए, ये निम्न क्यों है। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो पहले समझ लेते हैं कि जो ये मैंने बताया था विषुवतीय वाला और ध्रुवीय वाला,
ये तापमान जनित वायुदाब क्षेत्र हैं और जो उपोष्ण और उपध्रुवीय हैं वो गति प्रेरित कटिबंध हैं। तो आगे मैं समझाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है। सबसे पहला पढ़ते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी कि विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। तो यह पेटी है भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। तो इस वायुदाब क्षेत्र को डोल्ड्रम या शांत कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वायुदाब क्षेत्र में क्षैतिज पवन का बहाव नहीं होता है, बल्कि अत्यधिक ताप के कारण जो भी पवनें इस क्षेत्र में आती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। यानी कि यहाँ पर क्षैतिज पवनें नहीं बहती हैं, तो जो भी पवनें होती हैं वो अत्यधिक ताप के कारण ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए इसे डोल्ड्रम या शांत कटिबंध का क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे आपको नोट कर देना है कि डोल्ड्रम या शांत कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और थोड़ा सा इसके बारे में आगे विस्तार में बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध में इस वायुदाब का अधिकतम विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है जुलाई के महीने में, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इसके वायुदाब का विस्तार जनवरी महीने में 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पहुंच जाता है। ऐसा क्यों इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की स्थिति दक्षिण हो जाती है, और इस वायुदाब का निर्माण अत्यधिक तापमान के कारण हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर इस वायुदाब के क्षेत्र में दोपहर के 2 से 4 बजे के बीच रोजाना मूसलाधार बारिश होती है, क्योंकि इसका कारण है वायु का तीव्र गति से ऊपर की ओर उठना। तो यहाँ पर संघनन हो जाएगा, संघनन से बादल बनेंगे, बादल से आपकी बारिश हो जाएगी। तो इस कटिबंध के क्षेत्र में रोजाना 2 से 4 बजे के बीच बारिश होती है। तो अब देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि उपोष्ण उच्च कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 35 डिग्री है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 30 डिग्री से 35 डिग्री भी है, लेकिन मैंने आपको 25 डिग्री से 35 डिग्री बताया है, तो आप यही नोट कर लीजिए। इस वायुदाब को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि मध्यकालीन युग में जब यूरोप के लोग खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह से जलयानों में घोड़े लाद कर लेके आते थे, तो इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच यहाँ पर वायु शांत रहती थी, तो इस कारण इन्हें आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी। तो जलयानों के भार को कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे, तो इसी कारण इस अक्षांश का नाम पड़ा अश्व अक्षांश। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट क्यों है, क्योंकि इसके वायुदाब क्षेत्र का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जो पृथ्वी की दैनिक गति है ना, घूर्णन गति, उसका यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव हुआ है। लेकिन घूर्णन के कारण विषुवत रेखा के क्षेत्र से गर्म होकर वायु जैसे जैसे ऊपर उठती है तो वह लगातार ठंडी होती जाती है। तो ठंडी हो जाएगी तो उसमें वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया से एक ऊंचाई के बाद वायु का ऊपर उठना बंद हो जाता है और वायु ध्रुवों की ओर बहना प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना दिया है, आप इसे जो पैरेलल डायग्राम है उससे समझ सकते हैं। 0 से 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है दोनों के बीच में, यहाँ से वायु उठ रही है, फिर उठने के बाद नीचे की तरफ बैठ रही है, तो ये लो प्रेशर वाला हो गया। 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में भी ऐसा ही हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रही है और 23.5 की ओर नीचे को आ रही है, तो ये हाई प्रेशर वाला बेल्ट हो गया। और उसी प्रकार से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का है, यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये मैंने नीचे डायग्राम में समझा दिया है, और अब भी यदि आपको समझ ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसका लॉजिक समझा दूंगा। तो अब देखते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन उससे पहले बता दूं, ये जो हमारा हाई प्रेशर वाला बेल्ट था उपोष्ण वाला, उसमें विश्व के मरुस्थल लगभग इसी वायुदाब क्षेत्र में स्थित हैं, क्योंकि इस वायुदाब क्षेत्र में, क्योंकि यह जो वायुदाब है छोटी छोटी कोशिकाओं में बटा हुआ है, और उस वायुदाब क्षेत्र में वर्षा का अभाव है, और यहाँ पृथ्वी चक्रवात घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो जहाँ पर पृथ्वी चक्रवात बनता है वहाँ बारिश नहीं होती है, और इसी कारण से यहाँ पर मरुस्थल यानी कि इस
जो क्षेत्र है हाई प्रेशर बेल्ट का, यहाँ पर मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो मरुस्थल बनने का एक कारण ये भी है कि ज़्यादातर जो मरुस्थल हैं इस प्रेशर बेल्ट में स्थित हैं। तो अब देखते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। इस वायुदाब क्षेत्र का विस्तार दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है और इस वायुदाब क्षेत्र के निर्माण में भी पृथ्वी के घूर्णन गति का ज़्यादा प्रभाव है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है कि घूर्णन से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको बस ये यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर घूर्णन गति का ज़्यादा प्रभाव है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है। और इस वायुदाब से क्षेत्र में दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं और ऊपर उड़ जाती हैं। और यह जो क्षेत्र है शीतोष्ण चक्रवात से प्रभावित है। ये जो मैंने बताया है कि दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं वो वायु राशियां हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसी कारण यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। आप देखेंगे जैसे कि इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के मैच हो रहे हों या किसी भी देश के साथ मैच हो रहे हों, वहाँ बारिश कभी भी आ जाती है क्योंकि वहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। जो शीतोष्ण चक्रवात की अवधि होती है वो 4 से 5 दिन भी होती है, वो कभी कभी 10 से 15 दिन भी रुक जाता है। इसीलिए शीतोष्ण चक्रवात के कारण वहाँ पर वर्षा होती है। और यह जो चक्रवात होता है इसके 4 फेज़ में होता है। उन्हें हम जब चक्रवात पढ़ेंगे आगे मैं आपको बता दूंगा कि चक्रवात कैसे बनते हैं और इसके क्या कैसे कैसे बनते हैं। तो अब देखते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 80 से 90 डिग्री के मध्य है। और इसका जैसे कि उसमें है ध्रुवीय क्षेत्रों में है तो यहाँ पे निम्न तापमान होगा, निम्न तापमान के कारण वायुदाब अधिक हो जाएगा, तो ये इसलिए हाई प्रेशर का बेल्ट है। तो अब यहाँ पर आपका हो गया क्षैतिज वितरण समाप्त। और अब देखते हैं वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सामान्यतः वायुदाब ऊंचाई के साथ साथ कम होता जाता है क्योंकि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु के घनत्व में परिवर्तन आता है। परिणाम स्वरूप वायुदाब में भी कमी आती है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पीछे बता भी दिया है कि 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायुदाब कम होता है। और जो निचली परतें होती है उनमें वायुदाब अधिक क्यों होता है, इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर भारी गैसें होती हैं और एक के ऊपर एक जब वायु की परतें होंगी तो वो दबकर सघन हो जाती हैं और इसी कारण इनका जो वायुदाब होता है, वायु का जो दाब होता है वो अधिक हो जाता है। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी ज़्यादा होता है। जनरली क्या होता है कि जो वायुमंडल का जो आधा भार है उसकी 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही सीमित है। तो इसी कारण 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु का भार समुद्र तल पर वायु भार की अपेक्षा केवल आधा रह जाता है। और इसे आप नीचे दिए गए डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है उसी प्रकार वायुमंडल का भार भी कम होता जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आपका वायुदाब का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो 25-30 मिनट से ज़्यादा बने क्योंकि फिर उसके बाद देखने में बोरियत सी फील होती है। तो कल हम पढ़ेंगे पवन एवं पवन के प्रकार। तो पवन के प्रकार में हमें पढ़ना है भूमंडलीय पवनें, उसमें फिर हम पढ़ेंगे द्वितीयक पवनें जैसे कि मौसमी पवनें जिसमें समुद्र समीर, पर्वत एवं घाटी समीर, मानसूनी पवनें और फिर आगे हम सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।